हेलो फ्रेंड्स, हाल ही में आपने सुना होगा विपक्ष की जो नई गठबंधन है इंडिया INDIA, उसके अलायंस ने 14 जर्नलिस्ट के खिलाफ कुछ स्टेप उठाए हैं। इन 14 जर्नलिस्ट के कोई भी शो में इंडिया अलायंस के कोई भी पॉलिटिकल लीडर वहां पे ज्वाइन नहीं करेंगे। ऐसा क्यों किया? इसके पीछे कोई रीजन भी है? आप क्या पॉलिटिकल पार्टी डिसाइड करेंगे किसके वहां इंटरव्यू देना है, किसके वहां नहीं देना है? और इस पे बीजेपी क्यों जर्नलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है? पत्रकार और सत्ता के बीच में तो 36 का आंकड़ा है और बीजेपी सत्ता में है। पत्रकार तो उतना ही सत्ता से सवाल पूछते हैं जितना विपक्ष पूछते हैं, फिर भी बीजेपी क्यों जर्नलिस्ट को सपोर्ट कर रहा है? क्या दाल में कुछ काला है या पूरे दाल ही काला है? आज मीडिया की बिजनेस प्लान, रेवेन्यू जनरेशन, क्यों मीडिया की रैंकिंग इतने गिर गए हैं, आज सबका कच्चा चिट्ठा खोला जाएगा। वीडियो बहुत मजेदार होगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और शेयर माई चैनल। आपकी एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है, सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। सबसे पहले समझते हैं मीडिया को। मीडिया मीन्स न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर, रेडियो, मैगजीन, न्यूज एजेंसी। इसमें सब कुछ तो ठीक है, बट ये न्यूज एजेंसी ये किस चिड़िया के नाम है? आपने ANI नाम तो सुना होगा, PTI, UNI नहीं भी सुना होगा, कोई बात नहीं है। आज हर चीज विस्तार से बताऊंगा। न्यूज एजेंसी वो है जो बड़े लेवल में न्यूज कलेक्ट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड से। न्यूज एजेंसी की रिपोर्टर या कॉरेस्पॉन्डेंट्स दुनिया की हर कोने कोने में रहते हैं, वहां से न्यूज कलेक्ट करते हैं। न्यूज कलेक्ट करने के बाद न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर को वो न्यूज भेज देते हैं। न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर बाद में चैनल के जरिए या न्यूज़पेपर के जरिए वही खबर जनता के पास पहुंचाते हैं। चीजें तो बहुत सिंपल है, फिर मीडिया को बॉयकॉट या सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? यही तो मजेदार बातें हैं। ये सब छुपा हुआ है न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर की बिजनेस मॉडल में। चलिए आज समझते हैं न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर की बिजनेस मॉडल के बारे में। पहले समझते हैं न्यूज़पेपर की बिजनेस मॉडल के बारे में। एग्जांपल के तौर पे ले लिया हमने टाइम्स ऑफ इंडिया। अप्रैल 2023 के हिसाब से टाइम्स ऑफ इंडिया की डेली सर्कुलेशन है 18,72,000 कॉपीज। 32 पेजेस की जो न्यूज़पेपर है उसका प्रिंटिंग कॉस्ट आता है 14 रुपए के आसपास। एजेंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, डीलर कॉस्ट कुल मिला के 5-6 रुपए और भी मान लीजिए, टोटल कॉस्ट आता है 19 रुपए के आसपास। मार्केट पे जो न्यूज़पेपर बिकता है वो 6-7 रुपए में बिकता है, मतलब एक न्यूज़पेपर में 12 से 13 रुपए की नुकसान होता है। फिर तो ये घाटे का बिजनेस हो गया ना? जी बिल्कुल नहीं, आगे आपको बताता हूँ कैसे। अब समझते हैं न्यूज चैनल के बिजनेस मॉडल के बारे में। न्यूज चैनल चलाने के लिए आपको ब्रॉडकास्टिंग कॉस्ट, न्यूज एजेंसी से न्यूज परचेसिंग कॉस्ट, एम्प्लॉयज की सैलरी जो करोड़ में होता है, इतना सारा कॉस्ट, इतना सारा एक्सपेंस आपको बियर करना होता है। अब DTH प्रोवाइडर जैसे टाटा स्काई हो गया, एयरटेल हो गया, इसका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट चैनल वाइज आप देखोगे आपको पता चलेगा कि 70% न्यूज चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रिमेनिंग जो 30% है उसमें भी महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट है 1 से 2 रुपए। ऊपर से ज्यादातर व्यूअरशिप एंटरटेनमेंट चैनल या स्पोर्ट चैनल ले जाते हैं। फिर न्यूज चैनल को क्या मिलता है? फिर ये भी तो घाटे का बिजनेस हो गया? जी बिल्कुल नहीं। फिर न्यूज चैनल कैसे चलते हैं, आइए इसको समझते हैं। न्यूज़पेपर की बिजनेस मॉडल है प्रोडक्ट और सर्विस के एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन के जरिए रेवेन्यू जनरेट करना। इसमें न्यूज़पेपर की मीडियम मतलब कौन सी लैंग्वेज में है और नंबर ऑफ सर्कुलेशंस के ऊपर अलग अलग न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अलग अलग होता है। जैसे हिंदी न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजिंग कॉस्ट से कम होता है। इट इज बिकॉज ऑफ टारगेटेड क्लास ऑफ कस्टमर। माना जाता है कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर की कस्टमर है उनका परचेसिंग पावर हिंदी न्यूज़पेपर के कस्टमर से ज्यादा है। न्यूज चैनल का भी बिजनेस मॉडल एडवर्टाइजिंग ओरिएंटेड है। कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है उसको एडवर्टाइजिंग के लिए न्यूज चैनल अपना टाइम स्लॉट बेचते हैं और रेवेन्यू जनरेट करते हैं। 2021 के डेटा के हिसाब से इंडिया टीवी इंडस्ट्री की एडवर्टाइजिंग मार्केट वैल्यू है अप्रॉक्स $4.7 बिलियन। एडवर्टाइजिंग चार्जेस TRP रेटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। खबर को कहानी की तरह मसालेदार बना के न्यूज चैनल TRP हासिल करता है, इसीलिए न्यूज चैनल में आजकल न्यूज कम TRP के खेल ज्यादा है। वैसे TRP के नाम से किन के चेहरे याद आते हैं? नेशंस वांट्स टू नो टुनाइट। विदेश के न्यूज चैनल अपना सब्सक्रिप्शन बेच के अप्रॉक्स 70% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, बाकी एडवर्टाइजिंग से। इसलिए सरकार के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंसी है नहीं, तो सरकार का कुछ चलता भी नहीं है। बट इंडिया के मामले में उल्टा है। इंडिया की मीडिया एडवर्टाइजिंग के ऊपर डिपेंड करता है, उसके अलावा सरकार की एडवर्टाइजिंग के ऊपर भी है, तो सरकार का बहुत कुछ चलता है मीडिया के ऊपर। रिपोर्टर फ्रीडम इंडेक्स 2023 के हिसाब से इंडिया की जो पोजीशन है नीचे से 19 नंबर में है, मतलब 161 आउट ऑफ 180। यही बात आप करने जाओगे तो आपको एंटी नेशनलिस्ट घोषित किया जाएगा। TRP स्लॉट सेलिंग से जो रेवेन्यू मिलता है ये भी कम पड़ जाते हैं न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल को अपना चैनल चलाने के लिए। तब जाके असली खेल शुरू होता है।
खेल शुरू होता है पॉलिटिकल पार्टी और गवर्नमेंट की तरफ से। इलेक्शन कमीशन कहते हैं किसी भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी को अपना एम्बिशन अर्थात जनता के लिए क्या करना चाहते हैं उसको जनता तक पहुंचाने के लिए एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग करना पड़ता है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन एक कैंडिडेट को एक एक्स अमाउंट खर्चा करने की अनुमति देते हैं। बट सच्चाई ये है, ये एक्स अमाउंट के 4 गुना मतलब 4x एक कैंडिडेट को अपनी पार्टी से टिकट मिलने में खर्चा हो जाते हैं। ऊपर से न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर को पैसा दिया जाता है एडवर्टाइजिंग के नाम पर ताकि मुंह बंद रखे। बट सबसे बड़ा गेम करता है रूलिंग पार्टी मतलब गवर्नमेंट। हर गवर्नमेंट नेशनल या स्टेट दोनों की एक बजट होता है सरकार की प्लानिंग को लोगों तक पहुंचाने के लिए। उसका जरिया होता है होर्डिंग, बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल। 90% एक्सपेंसेस न्यूज चैनल, न्यूज एजेंसी, न्यूज़पेपर में किया जाता है। बस यहीं से खेला शुरू होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट जो मीडिया मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट की एडवर्टाइजिंग मैनेजमेंट करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की इस डिपार्टमेंट का नाम है DAVP, डायरेक्टर ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड विजुअल पब्लिसिटी, और स्टेट गवर्नमेंट की इस डिपार्टमेंट का नाम है IPRD, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट। ये दोनों डिपार्टमेंट न्यूज एजेंसी, न्यूज मीडिया, न्यूज़पेपर को गवर्नमेंट की स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स, प्लानिंग की एडवर्टाइजिंग के लिए हायर करते हैं। हर सरकार चाहते हैं कि मीडिया को वैसे ही कंट्रोल किया जाए ताकि सरकार के खिलाफ ज्यादा कुछ ना लिखे। जो ज्यादा लिखेगा उसको गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग फंड रोक देते हैं। और ये हर सरकार अपने अपने टाइम में करते हैं, क्या बीजेपी क्या कांग्रेस। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल से आपको मैं समझाऊंगा। कांग्रेस की यूपी गवर्नमेंट के टाइम में 2010 से लेकर 2014 तक इस 7 साल में एक मीडिया कैंपेन चलाया गया था जिसमें 2047 करोड़ का खर्चा किया गया था। और इसमें 1318 करोड़ प्रिंट मीडिया में और बाकी 729 करोड़ न्यूज चैनल, रेडियो, सोशल मीडिया पे खर्चा किया गया था। इस मीडिया कैंपेन में भारत निर्माण नाम का एक कैंपेन भी चलाया गया था। इसका मेन मकसद था रूरल लाइफ को बेटर करना। इसमें टोटल खर्चा हुआ था 421 करोड़। सबसे बड़ी बात है 421 करोड़ में से 187 करोड़ का खर्चा चुनावी साल में किया गया था। इसमें ज्यादातर एड उसको मिला जो कांग्रेस के खिलाफ खुल के नहीं बोला करता था, थोड़ा सॉफ्ट रहता था। अब आते हैं बीजेपी की एनडीए सरकार में। इस पार्टी के लिए तो मैं क्या ही बोलूं। 2019 में द हिंदू न्यूज़पेपर ने राफेल में जो इरेगुलरिटीज हुआ उस पर एक सीरीज चलाया था। वैसे ही टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी पीएम ने कैसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट किया था उसके ऊपर भी एक सीरीज चलाया था। 2019 के इलेक्शन जीतने के बाद गवर्नमेंट ने द हिंदू, एबीपी जिसको आनंद बाजार पत्रिका भी कहते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की एडवर्टाइजिंग रोक दिया। ये कहना है कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी। उन्होंने पार्लियामेंट में खुल के बोला था। आसाम स्टेट गवर्नमेंट ने 2021 से लेकर 2023 तक 2 साल में 132 करोड़ रुपए एडवर्टाइजिंग के नाम पे खर्चा किया है। पिछले सरकार में जब सर्बानंद सोनोवाल जी सीएम थे तब 5 साल में टोटल 132 करोड़ रुपए का खर्चा किया था। और गौर करने वाली बात यह है, अभी की जो सीएम है हेमंत बिश्व शर्मा, उनकी वाइफ एक रीजनल न्यूज चैनल ओन करते हैं। अब अभी समझ गए होंगे न्यूज के नाम पर लोगों को क्या दिखाया जा रहा है। पीटीआई गवर्नमेंट की ज्यादातर प्रोग्राम कवर करते हैं। 2020 में गलवान घाटी की मैटर चल रहा था। उसी टाइम पीटीआई ने चाइनीज एम्बेसडर सन विडंग को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। इंटरव्यू में देश के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ हर्ष क्वेश्चन पूछना था, पर ऐसा कुछ पीटीआई ने किया नहीं। बस 2 से 3 सिंपल सवाल पूछा और चाइनीज एम्बेसडर ने इंडिया की ही कमियां निकाल दी। उधर मोदी जी कहते थे ना कोई घुसा है ना कोई पोस्ट किसी के कब्जे में है। गवर्नमेंट को लगने लगा कि चाइना में कोई भी न्यूज एजेंसी इंडियन एम्बेसडर को अलाउ नहीं किया। फिर पीटीआई ने यहाँ चाइनीज एम्बेसडर को अलाउ कैसे किया? अलाउ किया भी तो ऐसे क्वेश्चन किया कि देश की इमेज खराब हुई। प्रसार भारती गवर्नमेंट की प्रोग्राम को पब्लिश करने के लिए यूएनआई पीटीआई को हायर करते थे। धीरे धीरे पीटीआई की जगह एएनआई ने लेना स्टार्ट कर दिया। आजकल आपने देखा होगा कि ज्यादातर गवर्नमेंट प्रोग्राम या मिनिस्टर लेवल की जो इंटरव्यू है वो एएनआई हैंडल करते हैं। और इसी तरह गवर्नमेंट किसी भी न्यूज एजेंसी को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देश के माहौल खराब होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन और इसके लिए मीडिया जिम्मेदार है। न्यूज चैनल में शाम को कुछ लोगों को बुला लिया जाता है डिबेट पर। अलग अलग पार्टी से अलग अलग धर्म के लोगों को बुलाया जाता है। डिबेट की टॉपिक कुछ भी हो, वहाँ पे बैठे हुए पैनलिस्ट का एक ही काम है, एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की कमियां निकालना, धर्म के नाम पर जाहिलियत दिखाना और एक दूसरे की मजाक बनाना। और न्यूज एंकर का काम है बीच बीच में नफरत की मसाला डालना और तड़का लगाना। एंड ऑफ द डे कुछ नहीं मिलता। आम लोग और उनकी परेशानी के जिक्र तक नहीं होते, बस समाज को एक मैसेज मिल जाता है जिसकी वजह से दिन प्रतिदिन इंटॉलरेंस बढ़ता जा रहा है और न्यूज चैनल को टीआरपी। क्वेश्चन ये है, आपको क्या मिला? कभी सोचा है आपने? कहते हैं जब सच घूमने के लिए तैयार होता है तब तक झूठ 3 चक्कर लगा के आते हैं। आप उस ओपिनियन के बेसिस पे वोट करते हो जो ओपिनियन न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर या न्यूज एजेंसी बनाते हैं। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप वेरीफाई करें क्या ये इन्फॉर्मेशन गलत भी हो सकता है या फेक हो सकता है। आप न्यूट्रल होकर
हर नेशनलाइज चैनल को एक एक दिन देखिए, एंकर की बर्ताव देखकर आपको लगने लगेगा ये एंकर ही है या किसी पार्टी की प्रवक्ता। फिर इनको बॉयकॉट करे तो इनको इमरजेंसी की याद आते। कभी अपनी गिरिबान में भी झांक के तो देखो कि देश के लोगों को आप कैसे मूर्ख बना रहे हो। देश के मुद्दे पर कोई बहस नहीं, बस टीआरपी कैसे आए उसके ऊपर ही फोकस है, भले उसके लिए हिंदू मुस्लिम करना पड़े। पहले जमाने में खुजी पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। आजकल एसी रूम में बैठ के पूरे देश दुनिया की खबर बताते हैं आजकल की मीडिया। आजकल की मीडिया में वो बात नहीं है जिसको देख के आप कह सकते हैं कि मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। ये खंबा बन चुके हैं। महंगाई देश के लिए कैसे अच्छा है वो बात बताते हैं आजकल की मीडिया, और उसकी जो फॉलोअर है उसको दिल पे उतर लेते हैं और सरकार को सवाल करने की बजाय उल्टा ये कहते हैं कि पेट्रोल 500 रुपए हो जाए तब भी सपोर्ट सरकार को ही रहेगा। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो मीडिया है वो हर रोज लोगों की ब्रेन वॉश कर रहे हैं और सरकार की एजेंडा चलाने में व्यस्त है। मान लीजिए आप किसी न्यूज चैनल में ज्वाइन किए और आपके अंदर महात्मा गांधी जग गए। आप सोचने लगे कि आज से जो सवाल उठाऊंगा वो जनता की हित में ही होंगे, उसके अलावा कुछ नहीं। तब तो आपका बुलावा आना सबसे पहले है। जाने माने पत्रकार अभिषेक शर्मा ने किसी विषय के ऊपर मोदी जी को क्रिटिसाइज किया था। हर जाने के रूप में उनको वो न्यूज चैनल छोड़ना पड़ा और आज तक किसी चैनल ने हायर नहीं की। सरकार चाहते हैं कि कोई भी जर्नलिस्ट देश की असली मुद्दे पर सवाल ना उठाए, और जो सवाल उठाए उसको पहले धमकाया जाता है, उसके बाद चैनल की जो मालिक है उन तक बातें पहुंचाया जाता है। आखिर कुछ नहीं होगा तो पीछे की दरवाजे से वही चैनल को खरीद लिया जाता है किसी कॉर्पोरेट के थ्रू। आपको पता ही होगा एनडीटीवी के साथ क्या हुआ था। और आजकल कॉर्पोरेट भी उस न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर में अपनी प्रोडक्ट और सर्विस की एड देने में कतराते हैं जो न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर सरकार को सवाल करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि गवर्नमेंट के साथ रिलेशन खराब ना हो। कोई भी न्यूज़पेपर या न्यूज चैनल किसी कॉर्पोरेट की खामियां या उसमें चल रही इलीगल चीजें उजागर करते हैं, कॉर्पोरेट उस मीडिया के खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन केस डालते हैं। 2018 में अडानी ग्रुप ने द वायर और उसके 6 जर्नलिस्ट के ऊपर क्रिमिनल डिफेमेशन केस किया था। द वायर ने सवाल उठाया था जिस अडानी ग्रुप के ऊपर ऑलरेडी इतना लोन है तब भी आईओसी और गेल जैसे पीएसयू अडानी एलएनजी टर्मिनल में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अडानी ग्रुप का कहना है द वायर ने डेलिबरेटली आर्टिकल पब्लिश की है जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। आउटलुक मैगजीन के खिलाफ टाटा सन्स लिमिटेड ने डिफेमेशन केस किया था। टाटा सन्स का कहना है आउटलुक मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जहां ये कहा गया था कि टाटा ग्रुप ने 2002 में वीएसएनएल की जो डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस हुआ था उस समय डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर अरुण शौरी से अनड्यू पिक्यूनियरी एडवांटेज मतलब नियम को दरकिनारा करके मिला हुआ एडवांटेज लिया था। टाटा ग्रुप का कहना है इससे कंपनी की इमेज खराब हुई है। कॉर्पोरेट डिफेमेशन केस किसी मीडिया के खिलाफ या किसी न्यूज चैनल के खिलाफ एक जगह से नहीं डालते, अलग अलग जगह से डालते ताकि वो न्यूज चैनल या न्यूज़पेपर या कोई जर्नलिस्ट परेशान हो जाए इधर उधर घूमने में और आखिर में वो उनके खिलाफ लिखना बंद करे। मीडिया की ओनरशिप के बारे में आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1/3 मीडिया की ओनर पॉलिटिकल पार्टी है या बिजनेसमैन है। जी न्यूज के ओनर सुभाष चंद्र राज्यसभा के सांसद थे बीजेपी की तरफ से। नेटवर्क 18 जिसके पास CNBC, TV 18, CNN, IBN, CNN आवाज, वेबसाइट जैसे moneycontrol.com है, उसका ओनर है रिलायंस। एक्चुअली न्यूज 18 नेटवर्क ने रिलायंस की फैमिली के खिलाफ न्यूज चलाना स्टार्ट किया था। रिलायंस ने कोशिश किया था उसको हैंडल करने के लिए बट हैंडल नहीं हो पाया। बाद में रिलायंस ने इस चैनल को ही खरीद लिया। हाल ही में एनडीटीवी को अडानी ने खरीदा था। विपक्ष का कहना है ये सब मोदी जी ने करवाया क्योंकि एनडीटीवी सरकार को सवाल पूछते थे। इंडिया टुडे ग्रुप जिसमें आज तक, इंडिया टुडे, लल्लन टॉप और न्यूज तक जैसे चैनल है उसमें आदित्य बिरला ग्रुप 27.5% स्टेक ओन करते हैं। आसिया नेट न्यूज को ओन करते हैं मिस्टर राजीव चंद्रशेखर जो बीजेपी की तरफ से राज्यसभा सांसद थे और स्टेट मिनिस्टर भी थे। उन्होंने रिपब्लिक न्यूज चैनल में जहाँ पे अर्नब गोस्वामी है उसमें इन्वेस्टमेंट किया था और डायरेक्टर भी रह चुके हैं। आसाम के सीएम मिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा की वाइफ रेनिकी भूया शर्मा आसाम की एक रीजनल न्यूज चैनल न्यूज लाइव की मैनेजिंग डायरेक्टर है। पंजाब में पीडीसी न्यूज नेटवर्क की ओनर है अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल। ऐसे बहुत लिस्ट है। इतने डिस्कशन के बाद आपको पता चल गया होगा कि मीडिया कैसे बने हुए हैं। जब तक रेवेन्यू आता रहेगा न्यूज चैनल चलता रहेगा, इसलिए खोल के बोलना माना है। जिसने रीढ़ की हड्डी दिखाने की कोशिश की उसको चैनल से निकाल दिया जाता है। ऊपर से ईडी की हिसाब किताब अलग है। सुधीर चौधरी जिन्होंने जी न्यूज छोड़ा था और आज तक में उनको मौका मिल गया। रूबिका लियाकत एबीपी न्यूज छोड़ा और भारत 24 चैनल में उनको मौका मिल गया। चित्रा त्रिपाठी कभी एबीपी न्यूज कभी आज तक। इन लोगों को न्यूज चैनल स्विच करने में कोई दिक्कत नहीं आई। बात अभिषेक शर्मा, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत अंजुम, रवीश कुमार जो बड़े लेवल के जर्नलिस्ट थे, इन लोगों को कोई चैनल ने ऑफर नहीं दिया। ऐसा क्यों हुआ? कभी सोचा आपने? अभी भी नहीं सोचा तो जरूर सोचिए।